हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका ज्ञान सम्मान के मंच पे। पिछले लेक्चर में हम देखे थे बीपीएससी फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन हमने देखा था 38वीं से लेके 67 तक जो भी आई हुई क्वेश्चन है। ये बुक चाहे तो आप ले सकते हैं। ये घटना चक्र का पूर्वावलोकन है। बाकी यहाँ पे कराया जाएगा। इस वीडियो को जो है 1 से 2 बार देख ले, सारा क्वेश्चन आपको याद हो जाएगा। वीडियो यदि किसी को स्लो लग रहा हो, स्पीड यदि स्लो लग रहा हो, तो आप चाहें तो यूट्यूब आपको ऑप्शन देता ही है 1.25, 1.5, 1.75 या 2 के स्पीड में करके इसको देख सकते हैं। हमने ट्रेंड एनालिसिस जब किया था तो आपको बताया था कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि बहुत बार ऐसा देखा गया है कि एग्जैक्ट जो है क्वेश्चन रिपीट हो जाए या क्वेश्चन का फ्रेम वही होता है, डाटा केवल चेंज होता है। और फिजिक्स का क्वेश्चन जब मैं कर रहा था तो आप देखे ही थे कि वहाँ पे कितने सारे क्वेश्चन जो है एज इट इज रिपीट हुए थे। तो ओवरऑल यदि हम लोग सारे सब्जेक्ट का क्वेश्चन कर लेते हैं तो यहाँ से 15 से 20 नंबर का क्वेश्चन डायरेक्ट रिपीट होता है और ये आप इजीली गेन कर सकते हैं। तो आइए हम लोग अब साइंस के नेक्स्ट सेक्शन केमिस्ट्री को स्टार्ट करते हैं और इस पार्ट में हम लोग केमिस्ट्री को देखेंगे। इससे पहले मैं लेक्चर स्टार्ट करूं, आप सभी जो है इस चैनल को मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका बेनिफिट उठा सकें। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान। इससे रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में कौन सा तत्व नहीं है। पूछ रहा है कौन सा तत्व नहीं है, धातु, अधातु, गैस, उपधातु। तो ये तो इजी सा क्वेश्चन था। गैस क्या है, कोई तत्व नहीं है। नेक्स्ट देखें, आधुनिक रसायन शास्त्र के जनक किसे कहा जाता है। अभी बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है। ये आपको बोला जाता है एंटोनी लेवोजियर को आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तत्व में इलेक्ट्रॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या क्रमशः 18 तथा 20 है, तो इस तत्व में द्रव्यमान संख्या क्या होगी। देखिए बिल्कुल इजी सा फॉर्मूला है। द्रव्यमान संख्या इक्वल टू क्या होता है, देखिए यहाँ पे एक्सप्लेन भी है। द्रव्यमान संख्या होता है आपको प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। बिल्कुल इसको याद कर ले। अब आपके क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का संख्या 18 दिया हुआ है और न्यूट्रॉन का संख्या आपको 20 दिया हुआ है और आपको पूछ रहा है द्रव्यमान संख्या क्या होगा। तो द्रव्यमान संख्या का फॉर्मूला हम क्या देखे थे अभी, प्रोटॉन का संख्या प्लस न्यूट्रॉन का संख्या। लेकिन एक्चुअली किसी भी तत्व के लिए क्या होता है, इलेक्ट्रॉन संख्या जो है प्रोटॉन की संख्या के इक्वल होता है। तो प्रोटॉन इक्वल टू क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रोटॉन की जगह पे इलेक्ट्रॉन के वैल्यू रख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए आप, ये है आपको 18 और ये है 20, ये आ जाएगा आपको 38। नेक्स्ट देखिए, एक नाभिक की द्रव्यमान संख्या होती है। सेम क्वेश्चन देखिए 67 में। तो द्रव्यमान संख्या क्या हो जाएगी, अभी हमने देखा था प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। यहाँ पे देखिए कौन से ऑप्शन में है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्याओं का योग। तो बिल्कुल ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे देखिए, प्लूटोनियम न्यूक्लाइड के नाभिकों में न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी। अब देखिए यहाँ पे ये दिया है आपको, प्लूटोनियम यहाँ 94 है और यहाँ पे है 242। अभी कोई भी आपको एलिमेंट दे सकता है। यहाँ पे ये जो होता है आपको, ये क्या होता है आपको, ये होता है परमाणु संख्या। ठीक है, ये हमारा परमाणु संख्या होता है और ये जो होता है द्रव्यमान संख्या होता है। आपसे पूछ रहा है न्यूट्रॉन की संख्या, तो न्यूट्रॉन की संख्या का जो फॉर्मूला होता है आपको सिंपल सा, द्रव्यमान संख्या में प्रोटॉन की संख्या आप माइनस कर दें। तो द्रव्यमान संख्या आपको कितना दिया है, 242। ठीक है, और आपको क्या माइनस करना है, प्रोटॉन की संख्या। तो आपको पता होना चाहिए कि परमाणु क्रमांक जो है यहाँ पे 94 है और परमाणु क्रमांक जो है प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। तो यहाँ पे सिंपली
242 माइनस 94 कर देंगे, 148 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, एक तत्व के समस्थानिक अलग अलग होते हैं। देखिए समस्थानिक क्या होता है? समस्थानिक यानी आपको स्थान क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। किस स्थान की बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं परमाणु संख्या। यानी कोई भी तत्व है, कोई मान लीजिए ए तत्व है, ये कोई बी तत्व है, यदि इसका परमाणु संख्या, ये लेफ्ट में जो है परमाणु संख्या होता है और यहाँ पे आपको परमाणु द्रव्यमान होता है, तो यदि ए और बी का ये जो है संख्या दोनों स्थान सेम हो, यानी परमाणु संख्या सेम हो और द्रव्यमान संख्या क्या होगा इसका अलग अलग होगा, और ऐसे तत्व को हम बोलते हैं समस्थानिक। स्थान सेम हो। वैसे ही एक होता है आपको समभारिक। समभारिक क्या होता है? जहाँ भार समान हो, यानी यहाँ पे द्रव्यमान समान होगा और परमाणु संख्या अलग अलग होगा। तो देखिए यहाँ से आपसे पूछा है समस्थानिक, तो देखें प्रोटॉनों की संख्या द्रव्यमानों की संख्या में। अब देखिए यहाँ पे क्या पूछा है, अलग अलग कौन होता है? तो अभी हमने देखा कि आपको परमाणु संख्या तो सेम होता है लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या होता है? अलग अलग होता है। तो आपका आंसर यही हो जाएगा। यही क्वेश्चन यदि आपसे पूछा रहता है, यहाँ पे समभारिक कर दिया रहता, समस्थानिक नहीं करके, तो आपका आंसर क्या हो जाता है? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन संख्या क्या होता है? यहाँ पे सॉरी, परमाणु संख्या अलग अलग होते। सेम इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता था। नेक्स्ट देखें, आगे सिंपल सा क्वेश्चन है, फैराड स्थिरांक क्या होता है? तो देखिए स्थिरांक कांस्टेंट ये क्या होता है? ये सार्वभौमिक स्थिरांक होता है। नेक्स्ट देखें, निम्न में किसका पीएच मान 7 होता है? देखिए ये पीएच स्केल है। पीएच स्केल पे जो है 7 जो होता है, 7 से अधिक यदि किसी विलयन का पीएच मान होता है तो इसको हम बोलते हैं क्षारीय विलयन, और 7 से कम होता है इसको हम लोग बोलते हैं अम्लीय विलयन, एसिडिक होता है। तो ये बात कर रहा है अगर किसी विलयन का मान जो है पीएच मान 7 है तो इसको क्या बोलेंगे? तो ये ना अम्लीय है ना ही क्षारीय है, यानी ये उदासीन है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखें, निम्नलिखित में किसी विलयन के पीएच मान 7 से अधिक है तो इसको क्या बोलेंगे? अभी हमने बताया 7 से अधिक है तो इसको क्षारीय बोलेंगे, 7 से कम होता है तो इसे अम्लीय बोलते हैं। नेक्स्ट पूछा है पानी का पीएच मान क्या होता है? तो पानी का पीएच मान 7 होता है, ना ही अम्लीय होता है ना ही ये क्षारीय होता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। एक क्वेश्चन पूछा है आपको, एक छोटा न्यूमेरिकल है, एक घोल का पीएच मान जो है 3 से बढ़ के 6 हो जाता है। तो 3 से बदल के 6 हो जाता है तो H प्लस आयन की जो है सांद्रता में क्या चेंजेज आएंगे? 3 गुना बढ़ जाएगी, 3 गुना कम हो जाएगी, 10 गुना कम हो जाएगी, 1000 गुना कम हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए चेंजेज कितना का आ रहा है? 3 का, 3 से बढ़ के 6 हो जा रहा है। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऐसे क्वेश्चन आएगा तो सीधे आप कर देना, जो भी चेंजेज आए उसके पावर में -3 कर देना, यानी 1/1000, यानी आपको ये 1000 गुना कम हो जाएगी। नेक्स्ट देखें, ब्रोमीन होती है, ब्रोमीन क्या होती है? रंगहीन गैस, भूरी ठोस, अत्यंत ज्वलनशील गैस, लाल द्रव्य। तो ये लाल द्रव है, लाल द्रव होती है। नेक्स्ट देखें, वेल्डिंग में प्रयोग होने वाली गैस क्या है? बिल्कुल फैक्चुअल है, याद कर ले। वेल्डिंग में प्रयोग होने वाली गैस है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और एसिटिलीन। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑक्सीजन और एसिटिलीन। ऑक्सीजन की उपस्थिति में एसिटिलीन गैस से हम लोग वेल्डिंग में काम लेते हैं। नेक्स्ट है, गैल्वेनाइज लोहे के पाइप पे किस चीज़ का परत चढ़ा होता है? तो जो लोहे का पाइप होता है, गैल्वेनाइज लोहे का पाइप, इस पे जो परत चढ़ी होती है वो जिंक की होती है, जास्ता की होती है। ये इसलिए किया जाता है ताकि हमारा लोहा जो है ऑक्सीकरण करके लोहे पे जंग से लोहे को बचाया जा सके। अब एक क्वेश्चन आपको और पूछा जा सकता है कि लोहे पे जस्ते चढ़ाने के टेक्निक को क्या बोलते हैं? तो इसको हम गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है, कपड़े साफ करने में प्रयोग होने वाले डिटर्जेंट हैं, तो ये होते हैं आपको सल्फोनेट। नेक्स्ट देखते हैं, वह तत्व
जो मानव पसीने के माध्यम से उत्सर्जित होता है। तो यहाँ पे देखिए कंधक है, लोहा, मैग्नीशियम, जस्ता। देखिए मानव पसीने के माध्यम से मुख्य रूप से सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, ये सारे उत्सर्जित होते हैं। तो यहाँ पे एक से ज़्यादा आंसर सही हो गया, इसलिए आपका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ई। नेक्स्ट देखें, नीला थोथा रासायनिक रूप से है। नीला थोथा रासायनिक रूप से, उसका रासायनिक नाम आपसे पूछ रहा है, क्या है? सोडियम सल्फेट, निकल सल्फेट, कॉपर सल्फेट। तो इसको कॉपर सल्फेट बोलते हैं। इसका जो है आपको फॉर्मूला हो जाता है CuSO4 इंटू ये 5H2O। तो यहाँ पे आप देखें CuSO4 कॉपर सल्फेट। तो याद रखें, ऐसे भी आपको पूछा जा सकता है कि नीला थोथा का रासायनिक जो है सूत्र क्या है। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे CuSO4 5H2O। ऐसे इसको हम पढ़ते हैं कॉपर सल्फेट। नेक्स्ट देखें, निम्नलिखित में सबसे भारी धातु है। इन सब में सबसे भारी कौन है? सोना, चांदी, पारा, प्लेटिनम। तो इन चारों में सबसे भारी जो है ये है प्लेटिनम। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है। अब यहाँ से क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं मिश्र धातु से। इस बार भी देख ले आप 67 के पेपर में लगभग 4 से 5 क्वेश्चन आपको धातु और मिश्र धातु यानी मेटल चैप्टर से पूछा गया था। यहाँ पूछ रहा है आपको स्टेनलेस स्टील जो है किसका मिश्र धातु होता है। ठीक है, देखिए मिश्र धातु का मतलब क्या होता है? जहाँ पे एक से अधिक धातु मिलके कोई अगर मिश्रण बना हो तो उसे मिश्र धातु हम बोलते हैं। दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को ही मिश्र धातु बोलते हैं। जो धातु गुण धर्मों में बेहतर बनाते हैं, जैसे लोहे का धातु के साथ कार्बन मिक्स कर दें, निकेल के साथ क्रोमियम को निश्चित अनुपात में मिलाने पर हमें क्या मिलता है? स्टेनलेस स्टील मिलता है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, लोहे के साथ कार्बन और निकेल के साथ क्रोमियम। तो यहाँ ऑप्शन में देखें लोहे के साथ यहाँ पे निकेल, ठीक है, तो लोहे के साथ निकेल को मिलाने से नहीं बनता है। लोहे के साथ क्रोमियम, ये भी जो है आपका गलत हो गया। तांबे के साथ लोहे के, तो यहाँ पे चारों ऑप्शन गलत हो गया, तो इसलिए यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ई। नेक्स्ट देखें, टूटी हुई हड्डियों की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग करते हैं। ये क्या होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस? जब भी कोई हड्डी टूट जाता है तो आप देखते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस लगाया जाता है। ये क्या होता है? ये जिप्सम होता है। जिप्सम, जिसका रासायनिक सूत्र है आपको CaSO4 2H2O। तो इसको याद रखें। नेक्स्ट देखें, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र सेम वही क्वेश्चन पूछ दिया, देखें तो आप इजीली कर सकते हैं इसको। CaSO4, ठीक है, और H2O, ठीक है, ये CaSO4 का यहाँ पे D2 है। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के दो परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े होते हैं क्या कहलाता है? द्विबंध यानी डबल बॉन्डिंग की बात कर रहा है। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं? एल्कीन बोलते हैं। एक बंध से जुड़ा हुआ तो उसे क्या बोलेंगे? एल्केन बोलेंगे। द्विबंध जुड़ा हुआ है एल्कीन बोलते हैं। आगे देखते हैं हम लोग, सिरके का रासायनिक नाम क्या है? तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिरके का रासायनिक नाम है आपको मेथेनॉल, एथेनॉल, एसिटिक अम्ल। तो यहाँ पे एसिटिक अम्ल हो जाएगा। ठीक है, और इसका रासायनिक सूत्र भी आप याद रखें, पूछ सकता है आपसे कि एसिटिक जो अम्ल है इसका रासायनिक सूत्र क्या होगा। तो इसका रासायनिक सूत्र जरूर याद रखें, CH3COOH। और इसका IUPAC नाम जो होता है एथेनोइक अम्ल होता है, और ये जो है आपको रासायनिक नाम है। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरके में उपस्थित होता है? सेम क्वेश्चन आपसे पूछा गया। देखिए प्रीवियस क्वेश्चन में क्या पूछा गया था आपसे कि सिरके का रासायनिक नाम क्या है? तो एसिटिक अम्ल हो गया। इसी क्वेश्चन को ट्विस्ट करके क्या पूछ दिया कि कौन सा अम्ल सिरके में उपस्थित होता है? तो सेम आंसर हो जाएगा आपको एसिटिक अम्ल। तो देखिए यहाँ से क्वेश्चन रिपीट हुआ है। नेक्स्ट देखें, कार के बैटरी में प्रयोग होने वाले अम्ल हैं। कार के बैटरी में हम कौन सा अम्ल डालते हैं?
एसिटिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। तो यहाँ पे सल्फ्यूरिक अम्ल डाला जाता है, ठीक है, H2SO4। नेक्स्ट देखें, सोडा वाटर की बोतल खोलने पे निकलने वाली गैस कौन सी है? जब भी हम सोडा वाटर की बोतल खोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, आप सभी को पता होगा, नेक्स्ट ऑप्शन है सल्फर डाइऑक्साइड। उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो सोडे वाटर के बोतल में से या जो भी कोल्ड ड्रिंक वगैरह होता है उससे हमें कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, तो ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट देखें, खनिज मिनरल क्या है? खनिज किसको बोलते हैं? द्रव्य को, अकार्बनिक ठोस, गैस, उपयुक्त सभी। अकार्बनिक ठोस को ही हम खनिज मिनरल बोलते हैं। नेक्स्ट देखें, 1945 में नागासाकी में गिराए गए बमों में कौन सा विस्फोटक प्रयुक्त किया गया था? यानी द्वितीय विश्व युद्ध में जो नागासाकी में बम गिराए गए थे उसमें कौन से विस्फोटक का प्रयोग किया गया था? सोडियम, पोटेशियम, प्लूटोनियम, यूरेनियम। तो यहाँ पे यूज किया गया था प्लूटोनियम का। यूरेनियम का भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन वहाँ पे प्लूटोनियम का उपयोग किया गया था। नेक्स्ट देखें, एक ही प्रकार के परमाणु निम्न में से किसमें मिलता है? खनिज, यौगिक, खनिज मिश्रण, प्राकृतिक तत्व। तो तत्व जितने भी होते हैं इसमें एक ही प्रकार के परमाणु मिलते हैं। यौगिक में एक प्रकार के नहीं होते हैं, एक से ज्यादा होते हैं। नेक्स्ट देखें, सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? देखिए, सोडियम, कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम। क्रियाशील धातु यानी सबसे जल्दी जो है रिएक्शन कर लेता है। तो देखिए यहाँ पे दिया है आपको पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, आयरन। सबसे ज़्यादा इनमें क्रियाशील कौन है? पोटेशियम है। इससे कम कौन सा है? सोडियम। इससे कम कैल्शियम और आयरन। अब आपको ऑप्शन में जो है, यदि मान ले पोटेशियम नहीं दिया होता तो आपका आंसर क्या बन जाता? सोडियम। तो ये सीरीज याद रखे आप, सबसे अधिक पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम और सबसे कम आयरन, इन चारों में। आगे देखते हैं हम लोग, वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है? वनस्पति तेल से वनस्पति घी में बनाने वाली गैस कौन सी है? तो यह है हाइड्रोजन गैस, याद रखें। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने के लिए हमें हाइड्रोजनीकरण प्रक्रिया अपनाना पड़ता है, और इसके लिए हमें वनस्पति तेल को हाइड्रोजन के साथ मिक्स करके और 150 से 180 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करते हैं, फिर हमें वनस्पति घी प्राप्त होता है। नेक्स्ट देखिए, आयोडीनीकृत लवण में रहता है, क्या रहता है? मुक्त आयोडीन, कैल्शियम आयोडाइड, मैग्नीशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड। आयोडीनीकृत लवण में होता है आपको पोटेशियम आयोडाइड। नेक्स्ट देखिए, खाने का नमक NaCl किससे बनता है? कमजोर अम्ल और कमजोर क्षार से, मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से। ये आपका आंसर हो जाएगा। खाने का अम्ल जो होता है NaCl प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के मध्य अभिक्रिया से निर्मित होता है। नेक्स्ट देखिए, सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व है। सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व क्या है? यानी सभी में मूल तत्व कौन पाया जाता है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन और गंधक। तो मैक्सिमम जो जैव यौगिक हैं, जैसे हम लोग भी हैं या पौधे, प्लांट, सब में जो है कार्बन पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखिए, ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है केरोसिन में, कांच में, मिट्टी में, सीमेंट में। देखिए, ऑक्सीजन जो है केरोसिन में अनुपस्थित होती है। नेक्स्ट है, सीक्रेट लाइटर में निम्नलिखित में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? ब्यूटेन, मीथेन, प्रोपेन और रेडॉन। तो सीक्रेट लाइटर में जो हम लोग गैस उपयोग करते हैं वो होता है ब्यूटेन गैस, याद रखेंगे इसको। एक ज्वलनशील हाइड्रोकार्बन होता है, ब्यूटेन का सूत्र जो है आपको C4H10 है। नेक्स्ट देखिए,
निम्न में कौन सा तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का प्रमुख घटक है? पेट्रोलियम गैस का आपको घटक पूछ रहा है, कौन सा है? मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। अब देखिए पेट्रोलियम गैस में जो है एक से अधिक गैस इसमें पाए जाते हैं। जैसे देखिए ब्यूटेन इसमें मुख्य घटक होता है लगभग से 65%, प्रोपेन 35। तो यहाँ पे जो है आपको ब्यूटेन भी है, प्रोपेन भी है, तो आपका ऑप्शन ई बन जाएगा। इथेन भी कुछ मात्रा में इसमें पाया जाता है। नेक्स्ट है प्राकृत रबर किसका बहुलक है? तो प्राकृत रबर जो है आइसोप्रोपीन का बहुलक होता है। अब बहुलीकरण क्या होता है? जिसमें आपको एक से अधिक अणु जो है आपस में जुड़ जाते हैं, उसी को हम लोग बहुलीकरण पॉलीमर बोलते हैं। यानी बहुत सारे एथीन आपको जुड़ जाते हैं तो पॉलीथीन बन जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेफ्लॉन निम्नलिखित में से किस एकलक का बहुलक है? अब टेफ्लॉन जो है किससे मिलकर बना होता है? तो यहाँ पे याद रखेंगे टेट्रा फ्लोरोएथिलीन। बहुत सारे टेट्रा फ्लोरोएथिलीन को जब मिलाएंगे एक साथ तो बन जाएगा टेफ्लॉन। अब ये सब जो क्वेश्चन है बिल्कुल आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखें बैकालाइट निम्नलिखित में के संघनन से बनता है? बैकालाइट किसके संघनन से बनता है? यूरिया, फॉर्मोडिहाइड, फिनॉल और फॉर्मोडिहाइड। तो ये बनता है आपको फिनॉल और फॉर्मोडिहाइड से। नेक्स्ट देखें ट्राइग्लिसराइड क्या है? प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, खनिज है। तो ट्राइग्लिसराइड जो है एक प्रकार का क्या है? वसा है जो हमारे शरीर में पाया जाता है। नेक्स्ट देखें ग्रेफाइट और हीरे के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? पहला है उनके पास एक जैसी क्रिस्टल संरचना होती है, उनकी कठोरता समान होती है, उनकी विद्युत चालकता समान होती है। देखिए कठोरता तो समान नहीं होता, आपको पता है कि हीरा सबसे ज़्यादा कठोर है, तो ये तो गलत हो गया। विद्युत चालकता भी समान नहीं होती है। क्रिस्टल संरचना के बारे में बता रहा है। नेक्स्ट देखते हैं ऑप्शन इसका हम तो क्रिस्टल संरचना की बात करें तो वो भी आपको अलग अलग होता है। तो यहाँ पे देखें नेक्स्ट वो एक समान रासायनिक प्रतिक्रिया से गुजर सकते हैं। तो ये आपका आंसर सही हो जाएगा क्योंकि हीरा और ग्रेफाइट का संरचना भी अलग अलग होता है। नेक्स्ट देखें पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर क्या इस्तेमाल किया जाता है? तो फिल्टर पेपर क्या इस्तेमाल किया जाता है? पोटेशियम डाई क्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल, पोटेशियम परमैंगनेट सल्फ्यूरिक अम्ल, सिल्वर नाइट्रेट लोपित सिलिका जेल, हल्दी। तो ये होता है आपका पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल, इसको याद कर लें। ऐसे ऐसे जो जनरली आमतौर पे जो हम आसपास देखते हैं वैसा क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा जाता है। ब्रेथ एनालाइजर के रूप में इसका उपयोग हम लोग करते हैं। नेक्स्ट देखें घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त एलपीजी मुख्यतः होती है। अब एलपीजी जो हमारे घरों में यूज करते हैं हम लोग लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, उसमें क्या क्या होता है? मीथेन, प्रोपेन, एथिलीन और ब्यूटेन। अब देखिए जनरली जो होता है प्रोपेन और ब्यूटेन होता है, उसी का मिश्रण होता है। तो यहाँ भी ऑप्शन आपका दोनों सही हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे आंसर बन गया आपका ऑप्शन ई। नेक्स्ट देखें ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक क्या होता है? ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक क्या होता है? ग्रीन हाउस गैस किसको बोलते हैं? जो पृथ्वी का वातावरण तथा बादलों द्वारा उत्सर्जित उष्मीय और विकिरण को अवशोषित और उत्सर्जित करती है। इसमें ग्रीन हाउस गैस में मुख्यतः आता है कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन और ओजोन। यहाँ पे देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन और ओजोन, चारों के चारों ऑप्शन सही हैं। तो ये हो जाएगा ऑप्शन ई। अब ऐसा भी हो सकता है कि आपको इसमें से कोई एक ऑप्शन देता, कार्बन डाइऑक्साइड देता, अन्य 3 गैसें देता, तो यहाँ पे आंसर आपका केवल कार्बन डाइऑक्साइड होता। तो ग्रीन हाउस गैसों का मुख्य घटक है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन, साथ साथ जलवाष्प।
नेक्स्ट क्वेश्चन सेम वही पूछा हुआ है, ग्रीन हाउस गैसों का मुख्य घटक क्या होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, मीथेन ये भी है, नाइट्रस है, ओजोन, तो इसका भी ऑप्शन ही हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से क्या उत्पन्न होता है? यदि पेट्रोल और डीजल नहीं जले तो क्या उत्पन्न होगा? नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो पेट्रोल और डीजल यदि अधूरे जलते हैं तो हमें कार्बन मोनोऑक्साइड मिलता है। नेक्स्ट देखिए, साबुन ग्रीज को हटाता है, साबुन हटाता है स्कंदन द्वारा, अधिशोषण द्वारा, पायसीकरण द्वारा, परासरणन द्वारा। तो इसको याद कर लें, पायसीकरण। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 नंबर, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर चुनिए। अब देखिए, एक तरफ पदार्थ दिया और एक तरफ उपयोग, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, एक तरफ पदार्थ है जैसे एस्पार्टेम है, फ्रियान है, नियोप्रोपीन है, ब्रेना ड्रिल है, और इसका एक तरफ जो है यूजेज है। तो देखें यहाँ पे नीचे एस्पार्ट्रोम जो है, इसमें कृत्रिम मधुरक होता है, ये एक तरह से कृत्रिम मधुरम के रूप में हमको यूज करते हैं इसको। फ्रियान को जो है प्रशीतक के रूप में यूज करते हैं, नियोप्रोपीन को जो है हम लोग संश्लेषित रबर के रूप में यूज करते हैं, और बेनाड्रिल को जो है हम लोग प्रति हिस्टोमीन के रूप में यूज करते हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है? तो अम्ल वर्षा में सबसे अधिक मात्रा किसकी होती है? यहाँ पे HCl दिया हुआ, HNO3, H2SO4, H2CO3। तो यहाँ पे सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 की मात्रा सबसे अधिक होती है। अम्ल वर्षा होती है कारखानों से, पेट्रोल से, कोयला जलाने से, लकड़ी से। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया आपको, अम्ल वर्षा किससे होती है? तो कारखानों से, कारखानों की वजह से होती है, या पेट्रोल से होती है, या कोयला जलाने से होती है, या लकड़ी से होती है। आपको पता होना चाहिए, अम्ल वर्षा का मुख्य कारण जो होता है सल्फर डाइऑक्साइड होता है और नाइट्रोजन की ऑक्साइड। तो इन प्रदूषकों के उत्सर्जन से कारखाने से, पेट्रोल से भी होता है और ऊर्जा उत्पादन से भी होता है। अतः इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? एक से अधिक। लेकिन ये प्रश्न जो आपको पूछा गया है 47 बीपीएससी में, और यहाँ पे एक से अधिक ऑप्शन होता नहीं था, इसलिए यहाँ पे स्टार दिया हुआ है। नेक्स्ट देखें, शुष्क बर्फ क्या है? इसको बोलते हैं ठोस पानी, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसी को बोलते हैं हम लोग ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ बोलते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे शुष्क बर्फ कहते हैं? तो अभी सेम क्वेश्चन और रिपीट हो गया, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या बोलते हैं? शुष्क बर्फ। नेक्स्ट देखें, शुष्क बर्फ क्या है? सेम वही क्वेश्चन, ये भी क्या हो जाएगा आपका? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है, चूने के पानी किसके द्वारा दूधिया हो जाता है? चूने का पानी जो है दूधिया क्यों हो जाता है? तो ये हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सीमेंट का मुख्य घटक है? तो यहाँ पे देखिए दिया है चूना पत्थर, सिलिका, मिट्टी, जिप्सम, राख। तो आपको पता है जिप्सम भी जो है चूने पत्थर के लिए उत्तरदायी है। साथ साथ आपको एक सेकेंड, यहाँ पे देखें, सीमेंट के निर्माण के लिए जो है प्रयुक्त होने वाले मुख्य घटक में चूने पत्थर भी है, सिलिका मिट्टी भी है। चूने पत्थर और सिलिका मिट्टी के साथ गर्म करने पर हमें क्या मिलता है? सीमेंट मिलता है। तो ये आपका एक से ज़्यादा ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट देखिए, एक कार की बैटरी में विद्युत अपघट्य के रूप में क्या इस्तेमाल करते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल इस्तेमाल करते हैं।
नेक्स्ट देखें, निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं है। अब देखिए, हीरा जो है वो कार्बन का ही अप्रूप है, कोयला भी है, ग्रेफाइट भी है आपको, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं, सारे कार्बन के ही बने हैं। नेक्स्ट देखिए, निम्न में सबसे सख्त हार्ड कौन होता है। हीरा, ग्लास, क्वार्ट्ज और प्लेटिनम। तो सबसे हार्ड जो है हीरा होता है, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखें, निम्न पदार्थों में से कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं के परिरक्षण प्रयोग के लिए होता है। जैसे आप देखते हैं पैकेट फूड मार्केट में काफ़ी आता है, तो उसके परिरक्षण के लिए क्या हम लोग इस्तेमाल करते हैं, सोडियम बेंजोएट, इसे याद रखें। नेक्स्ट है, पारद धातु मिश्रण अति रंगीन मिश्र धातु होती है, कार्बन युक्त मिश्र धातु होती है, पारद युक्त मिश्र धातु होती है। नेक्स्ट है आपको, अपघर्षण के लिए अति प्रतिरोधक क्षमता वाली मिश्र धातु होती है। तो जो पारद धातु होती है ये मिश्रण पारद युक्त मिश्र धातु होते हैं, तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस मुख्यतः है। खाना बनाने के लिए कौन सी गैस का यूज करते हैं हम लोग, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन। तो यहाँ पे हो जाएगा आपको मीथेन। नेक्स्ट देखें, निम्न धातुओं में से कौन समान ताप पे द्रव अवस्था में होता है। तो यहाँ पे देखिए, पारा जो है समान ताप पे द्रव अवस्था में रहता है, और आपको पता है थर्मामीटर में हम लोग इसी का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट देखें, सिंपल सा क्वेश्चन है, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन, कपूर जो है ठोस से सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट देखें, अगला है, पीतल के बर्तनों को कलई करते समय गर्म बर्तन की सफाई के लिए प्रयोग किए जाने वाले अमोनियम क्लोराइड चूर्ण से निकलने वाला धुआं है। तो ये आपको है अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। नेक्स्ट है, नींबू खट्टा किस कारण होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कारण, एसिटिक अम्ल के कारण, टाइटेलिक अम्ल के कारण। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट है आपको साइटिक अम्ल के कारण, और यही आपका आंसर हो जाएगा। नींबू में क्या पाया जाता है, आपको साइटिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट देखें, वाहनों से निकलने वाली गैस कौन सी है। तो वाहनों से कौन सी गैस निकलती है, आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये सारी गैसें जो है वाहनों से उत्सर्जित होती है। तो इसका ऑप्शन यहाँ पे ई बनना चाहिए। ई 44 बीबीएससी में होता नहीं था। नेक्स्ट देखें, स्टील को कठोरता प्रदर्शन करने के लिए बढ़ाई जाती है। अब यदि स्टील को ज़्यादा कठोर बनाना है, स्टील आपको पता है कि स्टील क्या है, एक मिश्र धातु है, तो पूछ रहा है कि कठोर बनाना है तो क्या बढ़ाया जाएगा, कार्बन की मात्रा, मैग्नीज की मात्रा, सिलिकॉन की मात्रा। तो कार्बन की मात्रा यदि ज़्यादा बढ़ा दें तो स्टील ज़्यादा कठोर हो जाएगा। इस्पात के साथ उचित मात्रा में जो है मिश्रक मिलाकर उसे आवश्यकता अनुसार जो है कठोरता, तन्यता और सुघट्यता प्रदान की जाती है। लोहे में जितना अधिक कार्बन मिलाते हैं इस्पात उतना ही अधिक कठोर बनता है। कठोरता बनाने के लिए भंगुरता भी बढ़ जाती है, ज़्यादा कठोर करेंगे तो भंगुर भी हो जाएगा, इजीली टूट जाता है। नेक्स्ट देखें, किस खनिज में रेडियम प्राप्त किया गया था। किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया गया था, चूना पत्थर, पिंच ब्लेड। तो पिंच ब्लेड से हम लोग रेडियम प्राप्त किए थे। नेक्स्ट देखें, तैरने के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है, और रक्त गिरने से क्लोरीन के कारण, उष्मा के कारण, पराबैंगनिक किरणें के कारण। क्लोरीन जब इसमें अधिकता हो जाती है, तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जलती है, उसका कारण है कि तालाब में बार बार क्लोरीन का इस्तेमाल किया जाता है, और क्लोरीन की अधिकता के कारण ही त्वचा जल जाती है। नेक्स्ट देखें, हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा, ऑक्सीजन, राख। नेक्स्ट देखते हैं, मिट्टी और पानी।
तो हाइड्रोजन को जलाने से क्या बन जाता है आपको? पानी। हाइड्रोजन को जलाने से हमें पानी प्राप्त होता है। नेक्स्ट देखिए, सोने को घोला जा सकता है। सोने को घोलने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? सोने को जो है एक्वा रिजिया में घोला जाता है। एक्वा रिजिया जो है सांद्र नाइट्रिक और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के आयतन की दृष्टि से 1:3 के मिश्रण में होता है। तो आपको देखिए ऑप्शन में क्या होना चाहिए? नाइट्रिक, सांद्र नाइट्रिक और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो यहाँ पे जो है दिख नहीं रहा है, तो इसलिए आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो यहाँ पे दिख रहा है आपको, साथ साथ नाइट्रिक भी दिख रहा है, नहीं हाइड्रोक्लोरिक एसिड दिख रहा है यहाँ पे। एक्वा रेजिया सांद्र नाइट्रिक और हाइड्रोक्लोरिक आयतन की दृष्टि से एक मिश्रण होता है। तो ये दोनों एक साथ हो तब होगा। तो यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन दिख रहा है, इसलिए जो है कोई आंसर इसका नहीं होगा, यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, क्योंकि एक एक्वा रिजिया जो है दोनों का मिक्सचर होता है। हाइड्रोफ्लोरिक एसिड कांच की बोतल में नहीं रखी जा सकती है, क्योंकि यह अभिक्रिया करता है कांच से सिलिकॉन डाइऑक्साइड से, कांच के सिलिकॉन डाइऑक्साइड से। तो इसलिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हम लोग कांच के बोतल में नहीं रख सकते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कांच में नहीं रखा जा सकता है, क्योंकि अत्यधिक क्रियाशील यौगिक है ये, और कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से प्रतिक्रिया करके बोतल में विस्फोट करा सकता है। नेक्स्ट है, वायु में थोड़ी देर रखने पे किसी धातु के ऊपर हरे रंग की बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है। कौन सी धातु को यदि वायु में रखें तो उसके ऊपर हरे रंग की एक परत जम जाएगी? तो वो धातु है आपका तांबा। आप देखते हुए होंगे कि तांबा जो है काफी दिन बाद हल्का हल्का उस पर हरा रंग आ जाता है। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन है। क्या है ये? नमक है, नाइट्रो हाइड्रोकार्बन है, सम्मिश्र हाइड्रोकार्बन है, एस्टर है। तो ये एस्टर है। नाइट्रोग्लिसरीन एक एस्टर है जिसका उपयोग विस्फोटक में होता है। नेक्स्ट देखिए, एक बार जो है बीपीएससी के एग्जाम में केमिस्ट्री में जो है केवल केमिस्ट्री से आपको 17 क्वेश्चन पूछ दिए गए थे, तो इसलिए जो है केमिस्ट्री आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सकता है। हर एक एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते ही हैं। आप देख रहे हैं कि इसमें किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। यहाँ पे आपको जो दैनिक जीवन में हम लोग उपयोग करते हैं वहाँ ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। नेक्स्ट देखें, घरेलू एलपीजी सिलेंडर में दाब मापक नहीं प्रदान किए जाते हैं, क्यों? एलपीजी सिलेंडर में दाब मापक नहीं लगा रहता है, क्यों नहीं लगा रहता है? यह बहुत महंगे होते हैं, यह एलपीजी सिलेंडरों में गैस की मात्रा को प्रदर्शित नहीं करते हैं, इनका प्रयोग निरापद नहीं है, ये एलपीजी द्वारा चोक हो जाते हैं। तो एलपीजी में जो है अत्यधिक ताप पे संपीड़ित कर गैसों को द्रवित किया जाता है, आपको पता ही है। इसमें दाब मापक लगाने से दाब मापक के चोक हो जाने की संभावना रहेगी, इसलिए यहाँ पे नहीं यूज किया जाता है। तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, निम्नलिखित में से किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है? अब देखिए, चूने के पत्थर से हमें लोहा नहीं प्राप्त होता है, पिंच ब्लेड, मोनाजाइट, हेमेटाइट से हमें लोहा प्राप्त होता है। नेक्स्ट देखें, विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन असत्य है? जल में अधिक विलेय होता है, हल्के पीले रंग का चूर्ण होता है, ऑक्सीकारक है, तनु अम्ल की प्रतिक्रिया से क्लोरीन निष्कासित करता है। तो जल में अधिक विलेय होता है, ये स्टेटमेंट जो है गलत है। नेक्स्ट देखें, ये विरंजक चूर्ण के लिए बोला जा रहा है। जस्ते से एक आयतन भाग के 2 आयतन भाग तांबा से मिलाने पे पित्तल बनता है। पित्तल का घनत्व क्या होता है? कह रहा है, देखिए जस्ता क्या चीज का मिक्सचर होता है? तो आपको पता है तांबा और पित्तल का मिक्सचर होता है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि एक आयतन का भाग यहाँ पे इसका घनत्व दिया है 7100 किग्रा पर मीटर क्यूब, और दूसरे का दिया है आपको 8900 मीटर पर क्यूब। दोनों को मिलाने पे पित्तल का घनत्व क्या हो जाएगा? तो देखिए, एक भाग यहाँ पर जस्ता है, 2 भाग तांबा होता है, यही मिक्सचर होता है, ठीक है। एक भाग जस्ता और 2 भाग तांबा मिलाने पर हमें क्या मिलता है? हमें पित्तल मिलता है। तो यहाँ पे देख ले, ये आ गया आपको 24900 और
1 भाग का 7100, 2 भाग का मल्टीप्लाई कीजिएगा तो टोटल इतना आ गया। टोटल 3 भाग हो गए, डिवाइड कीजिएगा तो ये आ गया आपको 8300 kg पर मीटर क्यूब। तो ईजी सा क्वेश्चन है यहाँ पे, चूंकि आपको ये रेशियो पता होना चाहिए कि पीतल को बनाने के लिए 1 भाग जस्ता और 2 भाग तांबा लगता है। नेक्स्ट देखें, अगला है जस्ते से एक बर्तन पे विद्युत लेपन की विधि में क्या होता है, बर्तन को ऋण ध्रुव बनाया जाता है, शुद्ध जस्ते को धन ध्रुव बनाया जाता है, बर्तन को ऋण ध्रुव और शुद्ध जस्ते को धन ध्रुव बनाया जाता है। तो ये आपका ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देखें, स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है। ये किसका मिश्र धातु होता है, देखिए तो स्टेनलेस स्टील जो होता है मिश्र धातु आपको पता ही है, इसमें आयरन, क्रोमियम, मैग्नीज, कार्बन ये सब मिलाया जाता है। तो ऑप्शन में देखें आपको इसमें दिया है लोहा और निकेल, लोहा और क्रोमियम, तांबे और क्रोमियम, लोहा और जस्ता। तो ये चारों चीज़ का मिक्सचर होता है। यहाँ पे ऐसा कुछ ऑप्शन दिख नहीं रहा है, तो इसलिए जो है हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा आंसर ई हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है, सेम क्वेश्चन आ गया यहाँ पे। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, लोहा और क्रोमियम का सेम क्वेश्चन यही था। ऊपर स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है, तो यहाँ भी देखिए आपको लिखा हुआ है लोहा और क्रोमियम। अब यहाँ पे देखें आप, यहाँ भी है लोहा और क्रोमियम, और नीचे देखें यहाँ भी लोहा और क्रोमियम ही है। तो यहाँ पे लोहा क्रोमियम को जो है सही मान लिया गया है, यहाँ पे ऑप्शन ई दे दिया है। क्योंकि देखिए पहले जो है आपके पास ऑप्शन ई अवेलेबल नहीं था। एक्चुअली में जो है स्टेनलेस स्टील जो है मिश्र धातु होता है आयरन, क्रोमियम, मैग्नीज और कार्बन। आयरन का जो है 89%, क्रोमियम 10%, मैग्नीज 0.35, कार्बन 0.25। तो इसको जो है नेक्स्ट क्वेश्चन में नेगलेक्ट कर दिया गया है, इग्नोर कर दिया गया है, इसलिए वहाँ पे आयरन और क्रोमियम को सही माना गया है। तो ऐसे कभी कभी दुविधा होता है, अगर आपके ऑप्शन में आयरन, क्रोमियम, मैग्नीज, कार्बन दिखता है तो आप इसको टिक कर दें, अन्यथा यदि ई ऑप्शन दिखता है तो आप ई ऑप्शन को टिक कर सकते हैं। ऐसे देखिए यहाँ पे निकटतम उत्तर ये माना गया है, यानी अप्रॉक्स आंसर है ये। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में किस में ऋणात्मक आवेश होता है। तो देखिए एक्स किरण, अल्फा किरण, बीटा किरण। बीटा किरण में जो है ऋणात्मक आवेश होता है, अल्फा पे जो है पॉजिटिव होता है, बीटा पे निगेटिव, और गामा जो है आपको उदासीन होता है। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु तत्वों के लिए होता है। देखिए आपको क्या लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु तत्वों के लिए होता है। देखिए तो एक्चुअली में क्या होता है, आपको इलेक्ट्रॉनिक जो विन्यास लिखते हैं हम लोग, इसी के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे देखें, यदि बाहरी सेल में आपको 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो इसको हम लोग अक्रिय गैस बोलते हैं। यदि बाहरी सेल में आपको 7 है तो हैलोजन क्लोरीन हो गए, ये अक्रिय गैस ही हो गया। और ये जो है आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा दिख रहा है आपको इलेक्ट्रॉन, तो आपका आंसर यहाँ पे क्या बन जाएगा, धातु के लिए 2882, क्योंकि इसके पास देखिए क्या है, एक्स्ट्रा है। ये क्या करेगा, डोनेट करेगा। ठीक है, तो धातुओं में क्या होता है, जनरली ये पाया जाता है। ये क्या है, फुलफिल है, ये स्टेबल है, ये भी स्टेबल है। और ये क्या करेगा, ये आपको 287 है, यानी 17। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपका इलेक्ट्रॉनिक धातु के लिए अगर बात किया जाए तो यहाँ पे इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तो यही आंसर आपका बन जाएगा। नेक्स्ट देखें, CO समूह का अबंध क्रम क्या होता है। CO समूह की बात कर रहा है, CO क्या होता है आपको पता ही है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इसका बॉन्ड ऑर्डर के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए,
जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो उस तत्व के द्रव्यमान संख्या कितनी होगी। द्रव्यमान संख्या हम लोग तीसरे या चौथे क्वेश्चन में देखे थे कि द्रव्यमान संख्या क्या होता है, प्रोटॉन संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। अब यहाँ पे देखिए आपको प्रोटॉन की संख्या दिया है और न्यूट्रॉन की संख्या भी दिया है, तो इसमें ऐड कर दें आप 2 2, ठीक है। तो यहाँ पे दिया था 2 और 2, तो ये हो जाएगा आपका 4। आगे देखें, सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार कौन सा है। अब इसमें इसका स्ट्रक्चर पूछ रहा है कि सल्फर जो हेक्साफ्लोराइड होते हैं उसका सल्फर हेक्साफ्लोराइड का आपका स्ट्रक्चर क्या होता है, तो ये होता है आपको अष्टफलकीय। इसका जब स्ट्रक्चर आप बनाइएगा तो नेक्स्ट देखें, एक तत्व X की बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के साथ इसके यौगिक का कौन सा सूत्र होगा। अब देखिए कोई तत्व हमको पता नहीं है, इसके बाह्यतम कक्षा में जो है 4 इलेक्ट्रॉन है दिया हुआ है, तो हाइड्रोजन के साथ कौन सा सूत्र होगा। देखिए 4 है, आपको पता होना चाहिए कि कोई भी तत्व है इसको स्टेबल होने के लिए बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, और हाइड्रोजन के पास हमको पता है 1 होता है, तो इसके पास जो है 4 हाइड्रोजन मिल जाएंगे, और ये क्या कर लेंगे, हाइड्रोजन स्टेबल हो जाएगा और ये तत्व भी स्टेबल हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा आपको XH4, आपका ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेंजीन में सिग्मा और पाई बंध कितने होते हैं। बेंजीन रिंग की बात कर रहा है, इसमें सिग्मा और पाई बंध कितने होते हैं आपको, तो ये आप ध्यान रखेंगे इसको। यहाँ पे बेंजीन जो होता है C6H6, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपको बात किया जाए तो यहाँ पे कार्बन को देख रहे हैं कि 6 परमाणु है और 6 हाइड्रोजन है, ठीक है। इसमें जो होते हैं आपको 12 सिग्मा और 3 पाई बॉन्ड होते हैं। नेक्स्ट देखें, भारी पानी वह पानी होता है, भारी पानी किसको बोलते हैं, जिसमें हाइड्रोजन के स्थान पे आइसोटोप ले लेता है। देखिए हाइड्रोजन में समस्थानिक इसका क्या होता है, ड्यूटेरियम होता है। यदि जल का निर्माण H2A से न होकर ड्यूटेरियम से हो जाए तो ऐसे पानी को हम लोग भारी पानी बोलते हैं, और इसको हम D2O लिखते हैं, H2O नहीं लिखते हैं। नेक्स्ट देखें, किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें, पहला ऑप्शन देखें, न्यूट्रॉन की संख्या होती है परंतु प्रोटॉन की संख्या भिन्न, प्रोटॉन की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है, तो आपका ये ऑप्शन हो जाएगा। ये क्वेश्चन क्या पूछा था आपको, आइसोटोप, आइसोटोप यानी समस्थानिक, यानी स्थान सेम होना चाहिए। तो आप देखें प्रोटॉन की संख्या तो वही होगा उसमें, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग होगा। नेक्स्ट देखें, दूध उदाहरण है विलयन का, कोलाइडी विलयन का, इमल्सन का। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, वायु विलयन का। तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे कोलाइडी और विषमांगी मिश्रण इसको बता रहा है, और इसका ऑप्शन जो है आपको सी भी बन जाएगा। तो ये दोनों ऑप्शन हो सकता है इसका, क्योंकि इमल्सन का भी जो दूध उदाहरण होता है। नेक्स्ट देखिए, अल्कोहलिक खमीर का आखिरी उत्पाद क्या है। तो अल्कोहलिक खमीर जो है उसका आखिरी उत्पाद होता है इथाइल अल्कोहल। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा बदल दिया जाता है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ग्लूकोज है और एथिल अल्कोहल में बदलने के लिए क्या हम लोग यूज कर रहे हैं, तो इसको बोलते हैं हम लोग जाइमेज। तो यहाँ पे आंसर बन जाएगा आपका जाइमेज, इस प्रोसेस को जाइमेज बोलते हैं। नेक्स्ट देखें, शक्कर के किण्वन से क्या बनता है, इथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल, एसिटिक एसिड, क्लोरोफिल। तो देखिए शक्कर के जो है क्वेश्चन आपको क्या पूछा था, शक्कर के किण्वन से आपको इथाइल अल्कोहल बनता है,
यहाँ पे आप देख ही लिए, तो लगातार ये 3 क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो शक्कर के किण्वन से क्या बन जाता है? एथाइल अल्कोहल, और इस प्रोसेस को बोलते हैं जाइमेज। तो ये बात आप ध्यान रखें। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको ग्लूकोज का सूत्र पूछ रहा है। तो पीछे आप देख ही चुके हैं ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, C6H12O6, इसको याद रखें। नेक्स्ट पूछा है यूरिया में उपस्थित होने वाला तत्व कौन कौन है। यूरिया में क्या क्या उपस्थित होता है? देखिए यूरिया का रासायनिक सूत्र होता है CONH2 का D2। तो यहाँ पे देखें आपके पास क्या है, कार्बन है, आपके पास नाइट्रोजन है, आपके पास ऑक्सीजन है, आपके पास हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। तो हो गया ऑप्शन डी। अब यूरिया का आप जो है सूत्र भी याद रखेंगे, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, यूरिया का जो है फॉर्मूला क्या है, ये जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट देखें, अपमार्जक क्या होता है, डिटर्जेंट क्या होता है? तो ये होता है आपका शोधन अभिक्रता, सफाई कार्य के लिए हमको इसको इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट देखें, निम्न में से कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में प्रयुक्त होता है? साबुन बनाने के लिए वनस्पति तेल, मोबिल तेल, केरोसिन तेल, कटिंग तेल, तो इसके लिए वनस्पति तेल इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट देखें, पीतल में कौन कौन सी धातुएं होती है? तो आपको पता ही है कि पीतल क्या है, मिश्र धातु है। तो इसमें कौन कौन सी, पीतल को बनाने में क्या इस्तेमाल होता है, तांबा और जस्ता। तो तांबा और जस्ता के मिक्सर से क्या बनता है, पीतल। तो यहाँ पे देखें तांबा और जस्ता। तो मिश्र धातु से जो है आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखें, तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या होता है? अब ये आवर्त सारणी में आपको तीसरे और चौथे समूह की बात कर रहा है। तो ये कैसे होते हैं, इनका गुणधर्म क्या होता है? तो ये बेसिक होते हैं और एसिडिक होते हैं। तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड जो है सामान्य गुणधर्म इसका बेसिक और एसिडिक होता है। नेक्स्ट देखें, रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करते हैं, क्या उत्सर्जित करते हैं? अल्फा किरण, बीटा किरण, गामा, तो ये सारा उत्सर्जित करते हैं, जो हैवी मेटल होते हैं। नेक्स्ट देखें, हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक है क्या होती है? तो देखिए हवा में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन होता है 78%, ठीक है। तो यहाँ पे देखें हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन हो जाएगा। वायु एक क्या है, तो आपको पता होना चाहिए वायु एक क्या है, मिश्रण है, क्योंकि वायु में बहुत सारे एलिमेंट्स का मिक्सचर होता है। यहाँ पे देखें वायु में आपको नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा, फिर ऑक्सीजन 20% करीब, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो एक प्रकार का क्या हो गया, मिश्रण हो गया। नेक्स्ट देखें, मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन है। तो मच्छर भगाने वाली दवाओं में सबसे सक्रिय रसायन कौन सी है? देखिए एलिथ्रीन। एलिथ्रीन नामक यौगिक मच्छर भगाने के लिए दवाओं में उपयोग किया जाता है। जल की अस्थायी कठोरता का कारण क्या है? जल में कठोरता क्यों आ जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट के कारण, कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट के कारण, सोडियम तथा पोटेशियम क्लोराइड के सल्फेट के कारण, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा आपका कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट के कारण। नेक्स्ट देखिए, कठोर पानी किसको बोलते हैं? ठीक है, तो इसमें जो है कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट आ जाते हैं, तो इसको हम कठोर पानी बोलते हैं। हास्य गैस क्या होता है? तो ये होता है आपको नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड को हास्य गैस बोलते हैं, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखें, निम्नलिखित में से किसे हंसने वाली गैस भी कहते हैं? सेम क्वेश्चन है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? नाइट्रस ऑक्साइड। नेक्स्ट देखें, ये पूछा है आपको सूची 1 को सूची 2 से जो है फोटो का मिलान करना है। एक तरफ सूची 1 है, देखिए त्वचा कैंसर, ध्वनि प्रदूषण, वैश्विक तापमान, ओजोन क्षेत्र। देखिए त्वचा कैंसर किसके वजह से होता है? यहाँ पे देखिए त्वचा कैंसर जो है पराबैंगनी किरण के कारण से होता है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन 2। ध्वनि प्रदूषण किसके कारण, किसको बोलते हैं? तो ध्वनि प्रदूषण से किसका रिलेशन है आपको? डेसिबल का, तो ये हो जाएगा 3।
वैश्विक टेम्परेचर के लिए कौन सा जिम्मेवार है? तो आपको पता है वैश्विक टेम्परेचर के लिए जिम्मेवार कौन सा है? CFC। वैश्विक टेम्परेचर के लिए जिम्मेवार है आपको कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो यहाँ पे सी का जो है आपको 4 हो जाएगा। और ओजोन छिद्र के लिए जिम्मेवार है क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC। ठीक है, तो यहाँ पे आपको CO2 की वजह से ही टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है। और आपको पता है ओजोन छिद्र जो है उसका मोटाई कम होने का वजह है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आपका एक क्वेश्चन जो है फिनिश हुआ। ओके, इसके बाद इसमें क्वेश्चन नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे देखें केमिस्ट्री का क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि मैक्सिमम क्वेश्चन जो है आपको पूछे गए हैं जो हम वस्तुएं जनरली क्या करते हैं, हम लोग उपयोग करते हैं। तो उपयोग से रिलेटेड जो दैनिक जीवन में हम लोग उपयोग करते हैं या आसपास देखते हैं, वहीं से आपको क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इन सारे क्वेश्चनों को जो है आप 1 से 2 बार इसको रिपीट करें, आपको याद हो जाएगा। साथ साथ इससे रिलेटेड जो भी फैक्ट वगैरह होगा आपको ध्यान आ रहा होगा उसको भी इसमें ऐड कर ले। और इस सीरीज को पूरा होने के बाद मैं केमिस्ट्री के लिए स्पेशल एक लेक्चर लेके आऊँगा जिसमें लगभग कंसेप्ट कराने की कोशिश करूँगा, क्योंकि वीडियो जो है काफ़ी बड़ा बन जाएगा, इसलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे फैक्चुअल रहा। चलिए, तो आप सब ने इस लेक्चर को देखा। ये हमारा साइंस का पार्ट 2 था, केमिस्ट्री। तो इसे अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें और सब्सक्राइब भी करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।